सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हावर एकर, हिंदी ऑडियोबुक.com। खंड 1, धन का ब्लूप्रिंट। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं। ये अनिवार्य हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी अवधारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी आपकी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और जब वे आने लगे तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाई टाई फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ही न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितने के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे। उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड बिलियनियर्स पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलेनियर मस्तिष्क। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनियर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं, बिलियनों पर निर्धारित है।
ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ मामलों में वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर ही नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में कहां से आए हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं? क्योंकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी शॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएंगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हों या न हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं। हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज्यादातर लोगों को इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता है कि भौतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ प्रिंट आउट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है। आप अपना भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल आती है और उसमें गलती जहां की तहां मौजूद होती है। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक ज्यादा बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज्यादा मेहनत से ज्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास
आपकी जरूरत के सारे साधन और ज्ञान है, आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या, फिर वही प्रिंट आउट। हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो यह रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हों, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके अंदरूनी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। यही मुद्दे की बात है। घोषणाएं परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य। अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनसे आप ज्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव यानी इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, आप जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, आप जो देखते हैं उसे याद रखते हैं, आप जो करते हैं उसे समझ जाते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आप इस पुस्तक के हर प्रमुख सिद्धांत के अंत में पहुंचें, तो हर बार अपना हाथ दिल पर रखकर एक घोषणा करें, फिर अपनी तर्जनी से सिर को छूकर एक और घोषणा करें। घोषणा क्या है? यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं। घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज एक ही तत्व से बनी है, ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों और कंपनों में यात्रा करती है, इसलिए आपकी हर घोषणा के कंपनों की निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कंपन करती है और उसी समय आपका शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को एक निश्चित संदेश भेजती है, बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी सशक्त संदेश भेजती है। घोषणा यानी डिक्लेरेशन और संकल्प यानी अफर्मेशन के बीच जरा सा ही अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। संकल्प की परिभाषा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही हासिल हो चुका है। घोषणा की परिभाषा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना। संकल्प में यह दावा निहित होता है कि लक्ष्य तो पहले ही हासिल हो चुका है। मैं संकल्पों का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो वर्तमान में सच नहीं है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है, यह सच नहीं है, यह झूठ है, यह बकवास है। दूसरी तरफ घोषणा में ऐसा नहीं कहा जाता है कि यह सच है। इसमें तो सिर्फ यह जताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ करने का इरादा रखते हैं। धीमी आवाज इसे मान सकती है, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वर्तमान में सच है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा यह इरादा है। घोषणा आधिकारिक होती है। यह ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक कथन है। परिभाषा का एक और महत्वपूर्ण शब्द है काम। आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आवश्यक काम करने होंगे। मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर घोषणा करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। मुझे मानना होगा कि जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है, यह घोषणा का झमेला मुझे तो झूठे सपने जैसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था, इसलिए मैंने फैसला किया, क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर मैं नियमित घोषणाएं करने लगा। अब मैं अमीर बन चुका हूं। इस बात में कोई हैरानी ही नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोषणाओं के असरदार और कारगर होने पर पूरा यकीन है। सच तो यह है कि मैं दोषदर्शी और दिवालिया रहने के बजाय झूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है? यह कहने के बाद
मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना हाथ दिल पर रखकर आगे दी गई घोषणा दोहराएं। घोषणा: मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है? रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूं, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूं। कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूं। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाहूंगा। यही फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बताया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और वह फार्मूला यह है: TFA=R। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों यानी थॉट्स, भावनाओं यानी फीलिंग्स और कार्यों यानी एक्शन के तालमेल का परिणाम यानी रिजल्ट है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन हैं? ज्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होती है। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों की इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा मां के पेट से पैसे के बारे में अपना नजरिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है? आपका नजरिया सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में है, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। यह सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सांचे में ढाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं बन जाती है जो जिंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को न बदल लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज्यादा गहरे और ज्यादा स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है। और यह जानकारी कहां से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसलिए अक्सर इसे कंडीशन्ड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को आगे बताए गए तरीके से संशोधित कर सकते हैं। PTFA=R। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों यानी थॉट्स को उत्पन्न करती है। आपके विचार आपकी भावनाओं यानी फीलिंग्स को उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं आपके कार्यों यानी एक्शन को उत्पन्न करती है और आपके कार्य आपके परिणामों यानी रिजल्ट्स को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा लें। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग यानी अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन तीनों पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इन पर विस्तार से विचार कर लेते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए
खुद को सही तरीके से कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग। हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग यानी वर्बल प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है। अमीर ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज्यादा गरीब। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, मैं किस चीज से बना हूं, पैसे से? मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता, मैं आपकी एक बांह, एक हाथ, एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेम भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचित स्वर में बोला, डैडी, हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं। यह पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर्स माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी, उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वह हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल से इतना ही कमा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींचतान कर चलता था। किसी न किसी तरह से वह अपने पैसे को खर्च करके, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गंवा देने में कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी मां अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों के खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यह पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह कड़का था। उसकी मां ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है लालची होना बुरी बात है, और चूंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था इसलिए अवचेतन रूप से वह अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी मां से प्रेम करता था और उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी मां को पसंद नहीं आता जो अमीरों को लालची मानती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाऊ पैसे से ज्यादा आमदनी से जैसे तैसे छुटकारा पा ले, वरना उसकी मां उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और मां या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है। मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। कोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलेनियर बन गया। कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विश्वास उसकी मां के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी मां के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उससे एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना उसकी मां को भी पसंद आए। यह सरल था। उसकी मां को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र किनारे के एक कैंडो में निवेश कर दिया। वह उन्हें सर्दियों में वहां भेज देता है। 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती हैं और वह भी। अब मां को उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी मां से साल में 6 महीने पाला नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया।
जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यह थी कि शेयरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटने के बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर। फिर वे अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फायदा कमाने की उम्मीद करने से ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर जुआ खेला जाए। अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फायदा न होने में हैरानी की कोई बात नहीं थी। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए हुई थी। मेरे मस्तिष्क को अवचेतन रूप से गलत शेयर, गलत कीमत पर, गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए, जिसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल, जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे से इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज्यादा अच्छे फल मिलने लगे। जब मैंने खुद को दोबारा कंडीशन कर लिया तो उसके बाद मैं जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब से मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली है। हालांकि यह अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणाम को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। ये तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तित्व का पता न हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न हुआ, यह समझने से आप यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आज आप कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निरीक्षण करके इसकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइल है जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि वह अब सच्ची या महत्वपूर्ण न हो। परिवर्तन का चौथा तत्व रिकंडीशनिंग है। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहां हम आपको दौलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे। अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको प्रभावी अनुभवजन्य तरीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देंगी। इनसे आपका मस्तिष्क धन और सफलता के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए रिकंडीशनिंग हो जाएगा। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन भी महत्वपूर्ण है। हम शाब्दिक कंडीशनिंग की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। परिवर्तन के कदम: शाब्दिक प्रोग्रामिंग, जागरूकता। बचपन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें। समझ: यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह प्रभावित किया है। अलगाव: क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को बदलने का चुनाव कर सकते हैं। घोषणा: अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूं जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।